बच्चों, मैं सुधांशु शेखर और शेखर साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और ये इक्वेशन में हम जान चुके थे कि जो हमारे आसपास में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इसका मतलब है कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जैसे पानी का बर्फ़ बनना और बर्फ़ का फिर से पानी बन जाना, वो फिजिकल चेंजेस है। लेकिन जो हम बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं, उसको हम अगर कढ़ाई में पका लिए हैं तो फिर से हम उस सब्ज़ी को उसके पुराने रूप में वापस लेकर नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि वहाँ कोई केमिकल चेंजेस हुआ है। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबलाइज कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर खुद में समेट ले तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। यानी हम किसी केमिकल रिएक्शन को देख करके हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं कि जैसे ये सॉलिड है या लिक्विड है या ये गैसियस है, क्या यहाँ हीट दिया जा रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में है, किस तरह से। यानी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम उसे कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, यही हम अभी देखने वाले हैं इन द स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड द वर्ड इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। और ये जो वर्ड इक्वेशन है, यानी जिंक को हमने उसके वर्ड में लिख दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको वर्ड में जो हमने लिखा है, अब हम इसको सिंबलाइज करेंगे। दैट इज जिंक का जो सिंबल है वो Zn है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। इन दोनों में रिएक्शन परफॉर्म होगा और आपका फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है? बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम 1 किलो पानी लें और आधा किलो चीनी लें। हमने पानी को भी तराजू पर ही तौल लिया, हमने लीटर में नहीं लिया। हमने पानी भी एक किलो पानी लिया और आधा किलो चीनी लिया। और जब हम उसको मिक्स करेंगे, यानी चीनी पानी का जो घोल तैयार करेंगे शरबत, तो उसका टोटल वज़न क्या होना चाहिए? 1.5 किलो। तो जस्ट इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इन ए केमिकल रिएक्शन यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास की वृद्धि होती है और ना ही मास घटता है। हमने जितना रिएक्टेंट में हमने जितना मास यूज़ किया है, वही मास हमें प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? वापस मिलना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एरो के LHS, यानी ये आपका LHS साइड है और ये आपका RHS साइड है। RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें देखना है कि जिंक, तो जिंक का जो संख्या है वो LHS में क्या है और RHS में क्या है। तो जिंक LHS में 1 है और RHS में भी 1 है। अब हम दूसरे को देखेंगे, दैट इज़ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा LHS में क्या है? 2। RHS में क्या है? 2। ये भी बराबर है, ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब हम देखेंगे SO4। SO4 एक सिंडिकेट है, सो SO4, तो SO4 भी इधर 1 है और इधर भी 1 है। यानी ये जो आपका स्केलेटल इक्वेशन था, ये अपने आप में बैलेंस है। यानी इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन।
सो नाउ अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ये तो हमने रिएक्शन परफॉर्म कराया और ये क्या निकला, ये पहले से ही बैलेंस्ड था। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस करेंगे, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। सो अब हम वर्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट सिंबॉलिक इक्वेशन यानी कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही चीज़ों को लिखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन उस बैलेंस करने का क्या नियम होगा, चूँकि हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया तो हमने क्या देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल था, तो हमने वैसे ही एक जानबूझकर ही लिया कि उसे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि आयरन प्लस H2O वाटर फॉर्म करेगा क्या, Fe3O4 प्लस H2। तो कह रहा है कि आयरन प्लस H2O, ये यानी कि लोहा पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, और वो लिबरेट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है कि अब इसमें से हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। कैसे, तो सबसे आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको बॉक्स बना दें। हम इसको क्या बना दें, बॉक्स बना दें, यानी कि दिस इज अ कंपाउंड ओरिजिनल फॉर्म, यानी इसके फॉर्मूले से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जब भी आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो जैसे Fe है तो Fe के आगे आप 2, 4, 3 कुछ भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को आप नहीं बढ़ा सकते। सो जैसे H2O इज अ कंपाउंड, तो यहाँ पर O के साथ हम 2 नहीं लगा सकते। जब भी हम लगाएंगे तो क्या, दिस इज द मॉलिक्यूल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो या तो आप यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर आप 4 लगा दो, यानी आप यहाँ 4 लगा दो, तो जब भी ये आप नंबर लगा रहे हो कोई, तो ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा या घटा रहा है। ठीक उसी तरह से Fe3O4, तो जब भी आपको किसी एटम्स की संख्या बढ़ाना है तो आपको इस पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल को ही क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा। इसलिए पहले हमने क्या किया, इसको बॉक्सिंग सिस्टम कर दिया। और सेकेंड स्टेप जो कह रहा है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप कह रहा है कि नाउ यू फॉर्म ए टेबल। आप एक टेबल फॉर्म करो और इस टेबल में आप सारे एलिमेंट्स को दर्शाओ, सारे एलिमेंट्स को क्या करो, दर्शाओ। यहाँ आपका आ गया एलिमेंट्स, और तब आपका आ गया क्या, LHS, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS और नंबर ऑफ एटम इन RHS। तो आपके पास पहला है Fe, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, और बस Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 ही एलिमेंट तो हैं। तो पहले हम देखेंगे कि Fe LHS में क्या है, 1, इधर क्या है 3, हाइड्रोजन इधर है 2 और RHS में है भी है 2, ऑक्सीजन LHS में है 1 और यहाँ है 4। यस, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको काफ़ी सारे बैलेंस करने हैं, यानी अगर सीखने के पर्पस से देखा जाए तो ये रिएक्शन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, तो तीसरा स्टेप कहता है कि सबसे पहले आप वैसे नंबर ऑफ एटम्स, वैसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें जिनका जो ज़्यादा नंबर में मौजूद हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा नंबर में मौजूद है, यानी इधर 4 है और इधर 1 है। तो अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो हमको क्या करना होगा, उधर 4 है तो इधर भी 4 करना होगा। तो 1 को हमने बैलेंस कर दिया। अब कह रहा है कि दूसरे स्टेप में आप दूसरे नंबर ऑफ एटम्स को सेलेक्ट कीजिए।
तो अब क्या होगा, तो आपने इसको क्या कर दिया 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। अब इसके साथ साथ अब आप क्या देख रहे हो कि तीसरा स्टेप क्या है, आप हाइड्रोजन मिला लो। अब यहाँ 4 लगाने से इधर हाइड्रोजन कितना हो गया आपका LHS में, इधर 2 था और 4 दूनी 8, ये आपका 8 हो चुका है। अब इधर भी आपका 2 ही है, इसको भी क्या कर दो 8 कर दो। लेकिन अभी भी मामला सिमटा नहीं है हमारे अब चौथा स्टेप क्या बच गया हमारा Fe इधर 3 है, RHS में 3 है और LHS में 1 है, तो इसको आप 3 कर दो, दैट इज 3। तो अब क्या कहता है, अब कहता है कि जब आप सारे को एक एक करके बैलेंस कर लेते हो, देन ओवरऑल फाइनली चेक द करेक्टनेस। एक बार आप सबको चेक करो कि कहीं किसी एक एटम्स को बैलेंस करने के चक्कर में कहीं हमारा दूसरा नंबर ऑफ एटम्स बिगड़ तो नहीं गया। तो हम अब एक एक करके सबको चेक करेंगे। तो आयरन का लेफ्ट साइड में है आपका 3 एटम, राइट साइड में 3 एटम। चलिए एक को हमने राइट कर लिया। दूसरा आप हाइड्रोजन पर आ जाओ, हाइड्रोजन का लेफ्ट साइड में है आपका 4 2 8, तो राइट साइड में भी है 4 2 8, चलिए सही है। और तीसरा ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में आपका है 4 इंटू 1 और दिस इज़ द 4, यानी इधर भी 4 इधर भी 4। ये जो आपका इक्वेशन है वो एटॉमिसिटी के हिसाब से यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बैलेंस हो चुका है। यानी कि पहले जब ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में था तो हम इसको क्या बोल रहे थे कि द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसको हम क्या बोल रहे थे स्केलेटल इक्वेशन। अब ये बन चुका है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हमने जो स्केलेटल तैयार किया था उसको अब हमने बैलेंस कर दिया। बट इसके साथ साथ अब हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो इनको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कि जैसे ये आयरन जो है दैट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। तो अब इस बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं रह गई। ये बॉक्स हमने आपको सिखाने के लिए बनाया था कि ये जो नंबर हम इंडिकेट कर रहे हैं ये हम इसके ओरिजिनल फॉर्म को से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको पहले क्या कर दिया था बॉक्स में घेर दिया था। इस बॉक्स को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मात्र आपको सीखने के पर्पज़ से था कि अब जैसे कि 3 यानी कि ये जो 3 लगने वाला था वो ये नहीं था कि Fe के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाए। अब 3 डायरेक्ट Fe के साथ लग गया। 4 जो है वो हमारे टोटल H2O में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, Fe3O4 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि H2 को बढ़ाना था तो यहीं हम 2 इंटू 4 कर दें, नहीं, दैट इज़ द मॉलिक्यूल और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम इंक्रीज करेंगे। या जैसे यहाँ पर आयरन का एटम सिंगल रूप में प्रेजेंट था तो भी हम ये 3 को यहाँ ना लगा करके हमने क्या किया 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन। हालांकि वो एटम के रूप में ही मौजूद था लेकिन फिर भी अब हम इनके स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे कह रहा है कि जो आयरन है दैट और ये जो वाटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम्स, यानी भाप के रूप में हम उस आयरन पर हम क्या कर रहे हैं स्टीम छोड़ रहे हैं, भाप छोड़ रहे हैं। सो उसको हम गैस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देन ये हमारा फिर से अगेन सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा और ये हमें फिर से किस रूप में मिलेगा गैस के रूप में मिलेगा। सो इस तरह से सो कह रहा है कि नाउ द सिंबल जो है वो आपका लाइक सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए आप L यूज़ करोगे, गैस के लिए ये यूज़ करोगे, आप एक्वस सॉल्यूशन के रूप में AQ यूज़ कर सकते हो, डाइल्यूट के रूप में डाइल्यूट इस तरह से यूज़ कर सकते हो। यानी हम इस अपने इस केमिकल इक्वेशन को मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कई तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इसको सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। अब यही नहीं, अभी और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे हमने दिखाया था कि मैग्नीशियम जो है
वो जल रहा है, तो हम सीधा कर दें यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो क्या हो जाएगा MgO, और यहाँ हमने क्या कर दिया हीट। मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे स्टीम है तो स्टीम ऑलरेडी हमने H2O में G लगा दिया है तो हम हीट नहीं लिख सकते, लेकिन हम दूसरे एग्जाम्पल्स के तौर पर, जैसे आप बायोलॉजी में खास करके पढ़ते हो कि 6CO2 प्लस 12H2O, तो H2O क्या होता है लिक्विड फॉर्म में, CO2 क्या होता है गैसियस फॉर्म में, और किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट। कौन होगा कैटलिस्ट, क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आप क्या बनाते हो, ग्लूकोज। सॉरी, अभी फ़िलहाल हमें इतना ही से मतलब था। तो H2O ये जो होगा ये क्या होगा लिक्विड के फॉर्म में, ये क्या होगा ऑक्सीजन है तो गैसियस फॉर्म में, ये जो हमारा बनेगा ग्लूकोज दैट इज़ द एक्वस फॉर्म में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। CO2 हमारा गैसियस सब्सटेंस है, और यहाँ पर फिर आपका जो रूट से वाटर आ रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सो हम क्या देख रहे हैं, और ये आपके बायोलॉजी का इक्वेशन है, और इसी को आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो आप देख रहे हो कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हम कैटलिस्ट और कंडीशन को एरो के ऊपर और नीचे लिख करके अरेंज कर सकते हैं, कि जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो इस तरह से हम अपने केमिकल इक्वेशन को तो बैलेंस करेंगे ही, साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं, और उसके लिए हम उसके स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हम उसको बैलेंस करेंगे ये हम देख चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। ये इस बॉक्स को अगर आपको सपोज कीजिए कि आप कुछ फॉर्मूले जब बैलेंस कर लेंगे तो आपको इस बॉक्स को भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल लर्न। सो आप प्रैक्टिस करो, इसी को देख करके इसको आप एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में, सिंबल के रूप में रख करके आप अगर 5 से 10 रिएक्शन को बैलेंस करते हैं खुद से, तो फिर 11वां में आपको इस बॉक्स को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी सुविधा के लिए, ये सीखने के लिए, आप ऐसे ही बैलेंस कर लोगे। दूसरी चीज़ कि इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम कैटलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसके एक्वस फॉर्म के सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा वो फॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे H2O को हमने G लिख दिया तो आप समझ जाओ कि H2O G के फॉर्म में है, यानी कि क्या है, स्टीम के फॉर्म में है, यानी गर्म भाप वेपर को क्या किया जा रहा है, इस आयरन पर फोर्स किया जा रहा है। सो आई थिंक क्लास 10th के लिए और NCERT को समझने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या सीखेंगे, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।